दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग 2023 का जो पेपर कोड है DA, इसके 20 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि आपको कम से कम 300-400 प्रश्नों का एक ऐसा संकलन आपको देंगे जिससे काफी चांस है कि बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ जाए। ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका ये 2023 का मूल पेपर है और आपका जो पेपर कोड है DA है। तो आइए हम लोग इसके प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है ना। तो आपका जो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो 20 प्रश्न MCQ के हैं उसको देख लीजिए। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर सीधे सीधे हो जाएगा। देखिए कुछ ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चूंकि शुक्ल है ही और शुक्ल युग यहाँ है ही, शुक्ल युग की शुरुआत यही से मानी जाती है, तो सीधे सीधे उत्तर इस तरह समझे कि इनका आउट है कि शुक्ल युग के ही लेखक हैं। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या है कि गबन की विधा क्या है? गबन किस विधा की रचना है, आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो गबन आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का ये उपन्यास है। ठीक है ना। किसका उपन्यास है? तो उपन्यास इनका है, प्रेमचंद का क्या है? ये उपन्यास है। ये भी जानिए, क्योंकि पूछ देता है कि गबन किसकी रचना है, तो प्रेमचंद का है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 आइए देखा जाए। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। तो ये देखिए कंकाल जो है, ये जल्दी बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद का ये उपन्यास है। अगर पूछा जाए कि किस विधा की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद का क्या है? ये उपन्यास है। ठीक है ना। ये उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। तो ये जानिएगा, ये कंकाल है, तितली है। ठीक है ना। ये इनकी जो है की रचना है। कभी तितली पूछ देता है। एक इरावती है, इरावती, जो इनका अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। तो इन सब तथ्यों को भी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही कृति मैंने रचनाकार पूछ रहा है, किसके रचनाकार कौन है? तो कलम के सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। ये अमृत राय की रचना है ये। ठीक है ना। और कभी कभी ये पूछ देता है कि कलम के सिपाही में किसका वर्णन किया गया है? तो प्रेमचंद का वर्णन किया गया है, यानी प्रेमचंद का जीवनी लिखा गया है। ठीक है ना। तो आप इसको भी याद रखिए, प्रेमचंद की ये क्या है? जीवनी है। ठीक है ना। लेकिन रचनाकार की बात अगर हम करते हैं तो अमृत राय होंगे, और अमृत राय प्रेमचंद्र जी के क्या थे? पुत्र थे। ठीक है ना। ये भी जान लीजिए। तो इन तथ्यों को आपका जानना जरूरी है। प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। प्रश्न नंबर 5, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? शुक्ल युग का आपका समय सीमा बताना है। शुक्ल युग का समय सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 से 1938, ये बी वाला, ये शुक्ल युग का समय सीमा है। तो हर काल का समय सीमा आप याद रखेंगे, और हम हर एक युग के लेखकों के, हर एक युग के कवियों के, हर युग के प्रमुख रचनाकारों का वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। अभी तो हम सोच रहे हैं आपको पहले जो मूल पेपर है, प्रश्न पिछले सालों में जो पूछा गया जो प्रश्न है उसको प्रोवाइड करा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है ज्ञान कोश एजुकेशन चैनल से। अगर आप पुराने हैं तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन नए हैं तो आप जान लीजिए कि यहाँ से पूरा का पूरा कोर्स अपलोड कर दिया गया है। आप ज्ञान कोश एजुकेशन चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ गद्य का अलग फोल्डर मिलेगा, काव्य का अलग मिलेगा, संस्कृत का अलग मिलेगा, और फिर व्याकरण का मिलेगा, और सब पार्ट वाइज, और उसको पूरा बढ़िया से व्याख्या करके अपलोड किया गया है। ये मैं आपको फास्ट रिवीजन करा रहा हूं, ताकि बोर्ड के पहले फिर आपको मैं फास्ट रिवीजन करा करके पूरा कोर्स कवर करने का कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका पूरा कोर्स फिर अपडेट हो जाए और आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये लाभ उनको भी मिले। और हाँ, जो मुख्य कुछ चीज होते हैं उसका PDF ज्ञान कोश एजुकेशन टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, तो आप वहां भी जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कुछ चीज आपको वहां से मिल जाएगा। चलिए हम लोग आते सीधे अपने प्रश्न पर। साकेत रचना किसकी है? तो साकेत रचना किसकी है, आपको ये बताना है। तो साकेत आप अच्छी तरह जानते हैं, शायद कुछ लोगों को मालूम भी होगा, मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। और मैथिली शरण गुप्त को आप जरूर ध्यान रखिए,
मैथिली शरण गुप्त के समस्त रचनाओं का आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि हर एक परीक्षा में इनसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना। इस पर एक वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, लेकिन आप भी अपनी तरफ से तैयारी करते रहिए। ठीक। उसके बाद आइए, महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। ये पूछ रहा है किस काल की यानी किस युग की कवयित्री हैं, तो आपको ये बताना है। तो महादेवी वर्मा सीधे आप जानते हैं कि छायावाद की कवयित्री हैं। और छायावाद में 4 लेखकों का नाम, 4 कवियों का नाम जरूर याद कर लीजिए। आप याद करिए जयशंकर प्रसाद को। ये जयशंकर प्रसाद भी छायावाद के ही हैं। ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद भी किस काल के हैं? छायावाद के हैं। ठीक। उसके बाद से आप याद रखिए निराला जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ठीक है ना। उसके बाद आप याद रखिए पंत जी को, पंत माने सुमित्रानंदन पंत को आप याद रखिए। इन 4 कवियों को आप याद रखिए, यह आधार स्तंभ है छायावाद के। ठीक है। आइए, ये प्रश्न है रीतिकाल से। आपको हर वीडियो हम बताएं कि रीतिकाल को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है हर एक परीक्षा में। तो गंगा लहरी रचना पूछ रहा है, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो अब ये पूछ रहा है पद्माकर की है कि बिहारी की है कि भूषण की है कि मतीराम की है। तो सीधे आप जानिए कि गंगा लहरी किसकी रचना है। ये पद्माकर की रचना है। किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। पद्माकर मुख्य कवि हैं, आप इनके रचनाओं को याद कर लीजिएगा। पद्माकर की रचना को याद कर लीजिएगा, भूषण की रचना को याद कर लीजिएगा और मतीराम की रचना को याद कर लीजिएगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 9, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? आधुनिक काल का समय सीमा आपको बताना है कि आधुनिक काल का समय सीमा क्या है। सॉरी 1848 से अब तक, यही आपका आधुनिक काल का समय सीमा है, यानी कि डी। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 10 हम लोग देखते हैं। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, अब आपको ये बताना है। इसलिए हम कहते हैं कि हर एक कवियों के या लेखकों के रचनाओं को याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो आपको याद रह जाए कि कौन कौन है। तो देखिए निहार है, ठीक है ना, सांध्य गीत है, दीप शिखा है, लेकिन युगांत नहीं है, अर्थात यही आपका उत्तर हो जाएगा युगांत। ठीक है ना, युगांत आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक। अब आते हैं व्याकरण से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि आपका व्याकरण कुछ ऐसा टिप्स मेरे पास है कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और कुछ टिप्स मैं आपको गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से बता दूंगा, यानी कि अगर आप ये मेरे पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि 18-19 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। ठीक है ना। तो आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। अब रस की बात अगर करते हैं तो हास्य रस, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? तो आप अपने कोर्स में देखे होंगे कि आपके कोर्स में सिर्फ 2 ही रस पढ़ाए जाते हैं, एक हास्य और एक करुण। ठीक है ना। तो प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो ही पूछा जाएगा, या तो हास्य पूछा जाएगा या तो करुण पूछा जाएगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव को याद करना पड़ेगा। तो हास्य रस का आपका स्थायी भाव क्या? हास। अच्छी तरह से आप जानते हैं क्या है? हास। ठीक। उसके बाद है 12वां प्रश्न, पीपर पात सरिस मंडोला। आपके कोर्स में केवल उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा 3 ही अलंकार का जिक्र हुआ है। तो जब भी आएगा प्रश्न इन 3 अलंकार से ही आएगा। तो आप जानते हैं कि अगर कुछ लक्षण आप याद रख लें तो कहीं कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। अगर हम उपमा अलंकार के लक्षण की बात करें, पर लक्षण जानिए, उपमा अलंकार के लक्षण की अगर हम बात करें, इसमें कुछ वाचक शब्द होते हैं जैसे सम, समान, सरिस, सरिस, जस, जस, जैसा, कुछ ऐसे शब्द। ठीक है ना। ये ऐसे शब्द जो है ये उसमें जरूर रहेंगे, आप ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ देखिए सरिस आया है। अब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कौन सा ये अलंकार होगा। तो सरिस है तो सीधे सीधे उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। और जहां रूपक क्या है? जहां अभेद वर्णन, यानी कि उपमान और उपमेय का अभेद वर्णन किया जाए, वहां क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। अगर उत्प्रेक्षा की बात करें तो उत्प्रेक्षा में कुछ वाचक शब्द आते हैं, जैसे मनु, मानव, मनु, मानव। ठीक है ना। जनु, जानव, कुछ ऐसा शब्द इसमें वाचक शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। तो इसका वीडियो भी है प्लेलिस्ट में, आप उसको देख लीजिएगा। डिटेल यहाँ मैं नहीं बता सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। सोरठा छंद में चरण होते हैं, आपके चरण भी 2 ही हैं, एक सोरठा और एक रोला। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा इन्हीं दोनों से घुमा घुमा के पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो इसका कुछ लक्षण है, आप इसको जान सकते हैं, आप पकड़ लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे प्रश्न कहीं पूछे, किसी तरह से पूछे। तो आप जानते हैं कि हर एक छंद में चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है ना। 4 चरण होते हैं।
2 समचरण 2 विषम चरण, 4 चरण होते हैं। तो सोठा छंद में 4 चरण होते हैं। अब इसको जान लीजिए, ठीक है ना। उपदेश में प्रश्न नंबर 14, उपदेश में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ आपको ये बताना है। उपदेश में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ आपको ये बताना है। तो देखिए, उ नहीं है, ये नहीं है, अ भी नहीं है, क्या है, उप है। यानी उप एक शब्द है और एक शब्द है देश, उपदेश ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। तो उप आपका उपसर्ग हो जाएगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये उत्तर हो जाएगा उप। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 का जो पूछ रहा है, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, इसके वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, 2 भेद होते हैं। एक होता है तद्धित प्रत्यय, 2 ही प्रत्यय होते हैं। एक होता है तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय से प्रश्न आएगा, एक प्रश्न उपसर्ग से आएगा, ध्यान रखिएगा। और एक होता है कृदंत प्रत्यय। क्या होता है, कृदंत प्रत्यय। 2 प्रत्यय होते हैं बस, और आपका प्रश्न यही से पूछा जाएगा अक्सर। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम से बने हुए प्रत्यय होते हैं। कृदंत प्रत्यय क्या होता है, जो क्रिया से बने हुए प्रत्यय होते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 16 हम लोग देखते हैं, हानि लाभ में कौन सा समास है। तो समास बहुत आसान होता है, समास का वीडियो भी है, आप इसको देख सकते हैं। तो हानि और लाभ, अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे, क्या होगा, हानि और लाभ, और जिसमें और शब्द छिपा होता है, क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं, मछली का पर्यायवाची क्या है। मछली का पर्यायवाची क्या है, पर्यायवाची से शब्द आते हैं। तो मछली का पर्यायवाची आप देखिए, इसमें क्या होगा, केवल मीन है, मीन माने मछली होता है, जानते हैं। ये आपका पर्यायवाची हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, यद्यपि में कौन सी संधि है। यह संधि से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यह संधि थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह संधि पर एक अच्छा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो पूछ रहा है अद्यपि में कौन सा संधि है, अद्यपि। तो ये आपका हो जाएगा ये यड़ संधि। क्या हो जाएगा, यड़ संधि। यद्यपि में कौन सी संधि है, यड़, यद इधर अप यद्यप, ठीक है ना, यड़ संधि हो जाएगा। उसके बाद से आपका प्रश्न नंबर 19, एक शब्द आपका आएगा क्या कहते हैं, धातु रूप से, और एक शब्द आपका क्या आएगा, शब्द रूप से, ठीक है। तो मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी, मधुनी। क्या हो जाएगा, मधुनी। आप जितने भी आपके कोर्स में जो शब्द रूप है, जो धातु रूप है, उसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। और उसका मैं पढ़ाने का याद करने का मैं ट्रिक भी बताया हूँ। व्याकरण वाले फोल्डर में आप जाएंगे तो देखेंगे, याद करने का मैं ट्रिक बताया हूँ कि कैसे इसको हम याद करें, ठीक है ना। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न, पठेतम, पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है। क्या है, पठेताम धातु का वचन और पुरुष आपको बताना है। तो आप इसको भी याद रखिएगा बढ़िया से। तो पठेताम हो जाएगा प्रथम पुरुष द्विवचन। तो कहाँ प्रथम पुरुष द्विवचन, ये है बी, ये प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बोर्ड का पूरा प्रेशर आपका हम खत्म करा देंगे, बस मेरे साथ आप बने रहिए। अब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।